हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जो कि क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। और इस चैप्टर का आज हम लेने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हमने आपको लेक्चर नंबर 1 प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें बेसिक लेक्चर हमने लिया था वो, और उसमें हमने बेसिक बातें आपको बताई थी। जैसे हमने पढ़ा था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स किसे कहते हैं। उसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे कारण वाले क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें डायरेक्ट आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। तो वहां पे भी मैंने डिस्कस किया था, और आज के इस वीडियो में नीचे यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद हमने उस लेक्चर में देखा था कि आप किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल सकते हैं, वो भी आपको एक N+L रूल मेथड से हमने आपको सिखाया था। उसके बाद फिर हमने देखा था मेन चीज, जो कि क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उनका गुण क्या होता है। ठीक है। और हमने वहीं पे आपको कहा था कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके गुण जो हमने आपको बताए हैं, इनके गुण यानी कि प्रॉपर्टी से कई सारे कारण वाले क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो वही आज के इस लेक्चर में देखेंगे। सेकेंड लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कारण वाले में पूछे जाते हैं। ठीक है। पहली बात तो जो यूपी बोर्ड का पेपर पैटर्न होता है, उसमें डी ब्लॉक का जो कारण वाला क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपको दे देगा कि कारण लिखिए, उसमें पहला क्वेश्चन देगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क के होंगे। ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराए जाएंगे, जिसमें हम स्टार लगा देंगे, वो वाला क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है, क्योंकि 2026 में ही कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट से पूछे गए हैं। ठीक है। और कारण वाला क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो 6 क्वेश्चन कराने वाले हैं, 6 में से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपको तैयार जरूर कर लेना है। ठीक है। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए, ताकि अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है। संक्रमण तत्व से रिलेटेड यानी कि जो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, उनको तो संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो अगर हम संक्रमण तत्व बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। अभी क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, यूपी बोर्ड में क्वेश्चन कैसे अरेंज किया जाता है वो देखिए। यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले कारण लिखिए। ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। अब आपसे पूछ लेगा कि क्या कारण है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। यहाँ पे लास्ट में लिख सकता है संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, या कह देगा कारण लिखिए। ठीक है। कारण लिखिए। और अगर नहीं लिख रहा है ऐसा, तो पहले ही यहाँ पे जैसे हमने डाल दिया है कि कारण लिखिए, फिर हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है। मेन चीज आपका ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको कारण सहित आप लिख दें। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। ये एक स्टार मार्क क्वेश्चन है, हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है। 2026 में भी ये क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिला था, 1 नंबर का क्वेश्चन था। वहां पे पूछा गया था कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। सबसे पहले तो संक्रमण तत्व जो है, ये ठोस अवस्था में यानी कि सॉलिड स्टेट में, या जलीय विलयन जो आपका वाटर सॉल्यूशन होता है, उसमें भी रंगीन अवस्था दर्शाते हैं, यानी कि रंगीन आयन बना सकते हैं। चाहे आपका डी ब्लॉक ठोस अवस्था में आप देख लो, सॉलिड स्टेट में देख लो, चाहे उसी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आप सॉल्यूशन में देख लो, जलीय विलयन में देख लो, ये दोनों ही अवस्था में आपको रंगीन आयन बनाते हुए मिल जाएंगे। ठीक है। अब क्या कारण होता है, मेन हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया है, क्या कारण है कि ये रंगीन आयन बना रहे हैं। ठीक है। तो कारण लिखेंगे, इसका कारण है यह कि जब संक्रमण धातु आयन पर श्वेत प्रकाश पड़ता है। श्वेत प्रकाश का मतलब है सूर्य का प्रकाश। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, जो प्रिज्म होता है उसके
ऊपर हम केवल एक लाइट डालते हैं जो कि होता है सनलाइट, ठीक है। अब सनलाइट से जब प्रिज्म के दूसरे साइड आप देखेंगे तो एक ही प्रकाश से 7 कलर के रंग निकलते हैं, तो वही होता है श्वेत प्रकाश, ठीक है। तो जब संक्रमण धातु आयन, जो भी संक्रमण धातु आयन होगा, चाहे आप संक्रमण तत्व लिखिए या संक्रमण धातु आयन करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अलग अलग बोलने का लिखने का तरीका होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही होगा कि जब संक्रमण धातु आयन पर श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जो संक्रमण धातु यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो अपूर्ण कक्षक होंगे, अपूर्ण कक्षक का मतलब होता है आधे भरे हुए कक्षक, ठीक है। आप लिखना चाहें शॉर्ट में लिख सकते हैं यहीं कहीं ब्रैकेट बना के कि अपूर्ण कक्षक का मतलब हो जाएगा आधा भरा हुआ कक्षक, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन गया है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, क्योंकि हमने पहले बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा तो पेयर में जाएगा, कभी भी अलग अलग नहीं जाते। तो अगर अपूर्ण कक्षक है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही पहुंचा है, अभी एक इलेक्ट्रॉन इसमें और जा सकता है, ठीक है। तो जैसे ही श्वेत प्रकाश पड़ेगा आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे तो वो क्या करेंगे, उनके जितने भी अपूर्ण कक्षक उपस्थित होंगे उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। हमने बताया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि केवल एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं, जो भी एक इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रकाश को अवशोषित कर लेगा यानी कि सोख लेगा, अपने पास रख लेगा। तो जैसे ही प्रकाश को कोई एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक एनर्जी को पाएगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी पाता है या एनर्जी रखता है तो वो क्या करता है, निम्न ऊर्जा से या निम्न ऊर्जा के कक्षक से क्या करता है, उच्च ऊर्जा के या उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चला जाता है। इतनी चीजें क्लियर। यही कारण होता है कि आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो रंगीन आयन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं पता चल गया। सबसे पहले आप जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे श्वेत प्रकाश डालेंगे यानी कि सूर्य का प्रकाश डालेंगे तो उनका जो भी अयुग्मित या कह सकते हैं अपूर्ण कक्षक होगा, उस अपूर्ण कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही क्या करेंगे, ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, और जो नीचे वाली कक्षा होगी वो नीचे वाली कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में जंप कर जाएंगे, जिस वजह से वो रंगीन दिखाई देते हैं। जैसे आपने देखा होगा डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है, कोई काला कलर का होगा, कोई नीला कलर का होगा, कोई हरा कलर का होगा, तो उसका रीजन ये है कि वो क्या करते हैं, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा वाले में जंप कर देते हैं, यानी कि कूद जाते हैं। क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है। फिर से बोल दे रहे हैं आपको, ये पहला वाला क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। देखो मान लो आपके 3 दोस्त हैं, ठीक है, एक आप हो, 2 आपके और दोस्त हैं। मान लो हम हैं, हमारे 2 दोस्त हैं। अब हम 2 दोस्तों के बीच में अगर बैठ जाएं और वो हमारे को शर्त लगा दे कि चाहे जो हो जाए आप तुमको उठने नहीं देंगे, तो उन्होंने क्या कर लिया, हमको संक्रमित कर लिया। अब हम ना बीच से इधर जा पा रहे हैं ना इधर जा पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम संक्रमित हो गए। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में इधर होता है आपका क्या, एस ब्लॉक, और इधर होता है आपका डी ब्लॉक, और इधर आपका क्या होता है, पी ब्लॉक। यानी कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होते हैं, यानी संक्रमित होते हैं। जब भी किसी चीज को 2 वस्तुओं के बीच में रख के दबाया जाएगा या संक्रमित किया जाएगा तो ये जो पूरा वर्ग है वो क्या होगा, संक्रमण की अवस्था होगी। तो डी ब्लॉक के संक्रमण तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के बीच में स्थित होता है, ठीक है। तो कारण क्या लिखेंगे, हम कारण लिखेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व को, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एस ब्लॉक व पी ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, ठीक है, के बीच में स्थित होते
हैं, ठीक है। यही कारण है कि जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। रीजन पता चल गया, क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के बीच में प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि ये संक्रमित है भैया, अब ये कहीं से ये डूल नहीं सकता है, वहीं पे अटक गया है। तो इसका रीजन हो गया, हमने लिख दिया कारण क्या है इसका। इसीलिए ये जो है इसको क्या कहते हैं, देखो पहली बात कारण यहां से दिया गया, देखो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो लिखेंगे क्योंकि ये एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के बीच में स्थित होता है, इसी वजह से इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। जैसे मान लो आपके शरीर में कोई एक वायरस घुस जाता है तो वो क्या हो गया, आपके शरीर के बीच में आ गया। अब वो निकलेगा तभी आप क्या होंगे, वायरस से छुटकारा पाएंगे। तो एक तरह से क्या हो गया, आपका शरीर संक्रमित हो गया। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। तो ये सवाल बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया है, बस पहला वाला आपको इसमें से तैयार करना है इस पूरे स्लाइड में से कि संक्रमण जो तत्व होते हैं वो रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। बाकी ये एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको अपने आप याद हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल आप आंखों से देखते ही हैं कि डी ब्लॉक जो है वो एस और पी के बीच में स्थित है, इसी कारण इसको संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्लियर, ये दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि संक्रमण तत्व जो है ये अनुचुंबकीय लक्षण क्यों प्रकट करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है और तीसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपसे 1 नंबर में पूछा जाएगा। आपसे पूछा क्या जाएगा कि संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं ये अनुचुंबकीय लक्षण यानी कि मैग्नेटिज्म का गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, या कारण लिखिए कि संक्रमण तत्व जो है वो अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि संक्रमण तत्व, या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं संक्रमण आयन, ठीक है। तो संक्रमण तत्व या आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का प्रदर्शन करते हैं। ये क्या करेंगे, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी नंबर को, उनकी संख्या को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, अर्थात अनुचुंबकीय लक्षण का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। या तो ये अनुचुंबकीय या कह सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का प्रदर्शन करेंगे, या आप इसी को लिख सकते हैं कि ये अनुचुंबकीय लक्षण का प्रदर्शन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमसे कारण पूछा गया है। तो कारण क्या लिखेंगे, इसका कारण यह है कि यह n-1 डी उपकोष में प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात करते हैं ये n-1 क्या है। n-1 कहीं भी लिखा होगा तो इसका मतलब है ये डी ब्लॉक का सबसे बाह्यतम कोष है, ठीक है, बाह्यतम कोष, ठीक है। n-1 जो लिखा होता है आपको कोई नहीं बताएगा कि n-1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के फॉर्मूले में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि n-1 होता है ये बताता है किसी भी परमाणु का सबसे बाह्यतम जो कोष होगा उसको, ठीक है। किसी भी आप चाहे तो लिख सकते हैं n-1 जो होता है ये किसी भी परमाणु का सबसे बाह्यतम कोष होता है, सबसे बाह्यतम कक्षा होता है, ठीक है। अब चूंकि डी के पहले ये लिखा गया है तो यानी कि ये डी ब्लॉक के सबसे बाह्यतम कोष को प्रदर्शित कर रहा है। अगर ये एफ ब्लॉक के पहले लिखा होता तो यानी कि ये एफ ब्लॉक के सबसे बाह्यतम या सबसे बाहरी कक्षा को प्रदर्शित करता, ठीक है। तो यही कारण है, देखो कारण क्या है कि ये n-1 डी कोष में प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि डी ब्लॉक के जो सबसे बाह्यतम कोष होगा, सबसे बाह्यतम कोष में क्या पाया जाएगा, सबसे बाहर वाले नाभिक के कोष में, डी ब्लॉक के सबसे बाहर वाले नाभिक के कोष में या कह सकते हैं परमाणु के कोष में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो उस दशा में इनके आयन जो है प्रतिचुंबकीय का गुण प्रदर्शित करते हैं। वैसे तो ये अनुचुंबकीय होता है, कब तक अनुचुंबकीय होगा, जब तक इसमें इसके बाह्य कक्षा में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ठीक है। जैसे ही ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 से 2 हो जाएगा, देखो हमने कहा है डी ब्लॉक में कम से कम आप 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अगर आपने डी में 1 इलेक्ट्रॉन भरा है तब तक तो ये अनुचुंबकीय कहा जाएगा, लेकिन जैसे ही डी में
एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का पेयर आ जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यही जो संक्रमण तत्व है ये अनुचुंबकीय की जगह प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लगेगा। समझ में आया? तो अनुचुंबकीय की जगह प्रतिचुंबकीय गुण का प्रदर्शन कब करता है? जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि अचुंबक क्या कर सकते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर ये युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन से अगर 2 इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में आ गए हैं, या 4 आ गए हैं, या 6 आ गए हैं, या 8 आ गए हैं, पेयर में इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो ये अनुचुंबकीय गुण से तुरंत प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लग जाएगा। क्लियर? अब कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है, तो वो भी लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण, इसका फॉर्मूला क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में n, और वहां पे लिखेंगे क्या? n+2 और कैपिटल BM हो जाएगा। यहाँ पे n क्या है? n आपका होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहां पे n आपका क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद Bm क्या हो जाएगा? Bm जो है इसे बोहर मैग्नॉन कहा जाता है, मैग्नॉन। ठीक है, बोहर मैग्नॉन कहा जाएगा। Bm जो होता है ये बोहर ने दिया था मैग्नॉन का सिंबल। ठीक है, यानी कि Bm कहीं पे लिखा होगा तो सीधे सीधे आप इसको क्या कहेंगे? बोहर मैग्नॉन पढ़ेंगे। और कहीं पे n लिखा है चुंबकीय आघूर्ण के फॉर्मूले में, तो ये क्या करता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने नीचे आपको चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला बताया है, इस फॉर्मूले से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका अलग टॉपिक हमने बताया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर कितना आपको लिखना है? केवल यहीं तक लिखना है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या कारण होता है कि संक्रमण तत्व जो है वो अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। सीधे सीधे कारण ये है, अगर डी ब्लॉक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने आप ही क्या करेगा? वो अपने आप ही अनुचुंबकीय गुण का प्रदर्शन करेगा। अब क्यों होता है और किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? डी ब्लॉक के जो सबसे बाह्यतम कोश है, यानी कि n-1 डी कोश में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? जो अनुचुंबकीय गुण का प्रदर्शन करेगा। ठीक है, और अगर यहीं पे n-1 डी उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो वो क्या करने लगेगा? प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लगेगा। क्लियर? तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने पहले से ही स्टार मार्क कर दिया है और एक नंबर भी लिख दिया है। तो पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे कि संक्रमण तत्व या इनके यौगिक एक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि जो संक्रमण तत्व है और इनके जो यौगिक यानी एलिमेंट्स होते हैं ये एक अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? जो रिएक्शन के रेट को यानी कि अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, प्लेटिनियम हो गया, उसके बाद फेरस हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, ये सब क्या करते हैं? एक अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं जो खुद तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन अगर ये अभिक्रिया में आ जाते हैं तो उसके वेग को बढ़ा देते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त होता है, वो बड़ा बढ़िया वोकाल बनाता है कि हम जहाँ खड़े होते हैं वहां से ही लाइन शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब वो खुद तो खड़ा नहीं होता है, लेकिन जब खड़ा होता है तो वहीं से लाइन शुरू करवा देता है। तो ये कार्य होता है उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक क्या करता है? खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, लेकिन जैसे ये रिएक्शन में आ जाएगा तो वहां पे रिएक्शन का जो दर होगा उसको बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, तेज कर देगा। यानी अगर कोई अभिक्रिया बहुत स्लो हो रही है तो उस अभिक्रिया को तेज से कंप्लीट करने का कार्य किसका है? इस उत्प्रेरक का होता है। क्लियर? उत्प्रेरक क्या है ये समझ में आ गया। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है कि संक्रमण तत्व या इनके यौगिक एक अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं या एक अच्छे उत्प्रेरक का कार्य क्यों करते हैं, कारण बताइए। तो आंसर क्या लिखेंगे कि संक्रमण तत्व या उनके यौगिक को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
क्यों किया जाता है? इसका कारण यह है कि ये एक परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? यानी कि इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो लगातार चेंज हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है तथा इनके पास एक अपूर्ण कक्षक, हमने बताया अपूर्ण कक्षक क्या होगा डी ब्लॉक में, N-1, यानी कि डी ब्लॉक का जो बाह्यतम या अंतिम कोष होता है, सबसे आखिरी कोष होता है, वही होता है अपूर्ण कक्षक, ठीक है। तो इनके पास पहली बात तो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को चेंज कर सकते हैं। और दूसरा कारण क्या है कि इनके पास अपूर्ण कक्षक यानी कि आधे भरे कक्षक प्रेजेंट होते हैं, यानी कोष होते हैं, जिसके वजह से यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसी कारण से किसी भी संक्रमण तत्व को आप देखेंगे या यौगिक को देखेंगे तो इनमें उत्प्रेरक जो होता है ये अच्छा कार्य करता है, यानी कि उत्तम कार्य करता है। क्लियर? क्यों करता है? रीजन पहली बात तो ये है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, यानी अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को चेंज करती रहती है। उसके बाद जो इसका अपूर्ण कक्षक है वो इसमें प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ये क्या करते हैं, उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और जब भी उत्प्रेरक आता है तो ये क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। क्लियर? ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है, इसलिए हमने पहले से ही स्टार लिख दिया है और यहाँ पे एक भी लिख दिया है। क्लियर हो गया? यानी कि सीधे सीधे संक्रमण तत्व या उनके यौगिक एक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन क्या है कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं? अभी यहाँ पे हमने बताया कि जो संक्रमण तत्व या यौगिक होते हैं ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अब मान लो आपसे यही पूछ लिया जाए कि क्या कारण है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या संक्रमण तत्व होते हैं ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। व्हाट रीजन आपसे पूछ ले कि क्या कारण है कि जो भैया आपका संक्रमण तत्व पाया जा रहा है ये कभी कभी परिवर्तित हो जाता है, इसका ऑक्सीकरण 2 दिखाता है, कभी 4 दिखाने लगता है, क्या कारण है? कारण बताइए। तो कारण में क्या लिखेंगे कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि जो इसका अपूर्ण कक्षक यानी कि N-1 डी उपकोष है, यानी कि जो डी ब्लॉक का सबसे अंतिम या बाह्यतम कोष है, और जो डी ब्लॉक का कोष है, कहीं पे अगर केवल NS लिखा है तो केवल N का मतलब होता है कोष, ठीक है। ये जो कोष होता है ये ना ही बाह्यतम कोष है और ना ही अंतिम कोष है, ना उपांतिम कोष है और ना ही पूर्व उपांतिम कोष है। इसका मतलब है कि ये केवल कोष है, यानी कि नाभिक के जस्ट पास वाली जो पहली कक्षक पाई जाती है परमाणु में, जैसे देखो मान लो ये आपका प्लस हो गया, इसके बाद पहला जो एक कक्षक पाया जाएगा इसी को हम N कहते हैं, ठीक है। उसके बाद N-3, N-2 और N-1, ठीक है। N-1 को बाह्यतम या अंतिम कोष कहा जाता है। N-2 कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब हो गया आपका उपांतिम कोष, अंतिम के जस्ट अंदर वाला कोष, ठीक है, यानी उपांतिम कोष। और अगर एक और लेयर आ जाए N-3 आ जाए तो इसका मतलब हो जाएगा पूर्व उपांतिम कोष। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के वीडियो में करा रखा है, बेसिक लेक्चर है, 1 घंटे का वीडियो है, वहां पे डिटेल में आपको बता रखा है कि अंतिम कोष क्या होता है, उपांतिम कोष क्या होता है, N-1 क्यों लिखा जाता है, कभी कभी N-2 क्यों लिखा जाता है, 3 क्यों लिखा जाता है, ये सब हमने उस लेक्चर में आपको डिटेल में बता रखा है, वहां से जाके कवर कर लीजिएगा। यहाँ पे रीजन क्या है, क्योंकि जो इसका बाह्यतम कोष है यानी N-D वाला कक्षक है तथा N-1 वाला यानी कि कोष, अंतिम कोष और कोष दोनों में बहुत ज्यादा ऊर्जा का अंतर नहीं होता, ठीक है। जो ऊर्जा का अंतर आप देखेंगे डी ब्लॉक के सबसे अंतिम में और सबसे पहले वाले कोष में। जैसे हम यहाँ पे बनाना चाहें तो यहाँ पे बना दें, देखिए मान लो ये आपका हो गया नाभिक, ये हो गया पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। चौथी कक्षा होती है N-1, ठीक है, और ये पहली कक्षा को कहते हैं N। तो पहली से लेके चौथी तक जो ऊर्जा होगा, जो ऊर्जा का अंतर होगा, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत कम होता है, यानी जितनी ऊर्जा N में है उससे थोड़ी सी ज्यादा मान लो N-1 यानी कि चौथी कक्षा में है, ठीक है। तो ज्यादा ऊर्जा का अंतर इसके पहले और आखिरी कक्षा में देखने को नहीं मिलता, इसी वजह से इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है या अवस्था है वो परिवर्तित होती रहती है। रीजन समझ में आ गया? तो वही चीज हमने लिख रखा है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। संक्रमण तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है,
क्यों दर्शाती है? क्योंकि इसकी जो अंतिम कोश है और इसकी जो सबसे पहली कोश है, दोनों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता, यानी ऊर्जा में बहुत कम अंतर देखने को मिलता है, जिसके कारण जो संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व में से आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, यानी कि जो सबसे अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आसानी से चौथे वाले कोश में जा सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा का अंतर है कम, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे गुम। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जल्दी से आंतरिक कोश वाले यानी अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर निकल जाएंगे और क्या करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्थाओं में या ऑक्सीकरण अवस्था की जो संख्या होगी उसमें परिवर्तन कर देंगे। क्लियर हो गया? फिर से समझा देते हैं। संक्रमण तत्व या संक्रमण जो धातु या आयन होते हैं या डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनका ऑक्सीकरण संख्या इसलिए चेंज होता है क्योंकि जो परमाणु होता है उसकी पहली संख्या और उसकी चौथी संख्या यानी बाहर वाली संख्या, बाहर वाली जो कक्षा होती है और उसके जो सबसे अंदर वाली कक्षा होती है, दोनों में ऊर्जा का डिफरेंस बहुत कम होता है, ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, जिस वजह से जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है वो चौथी कक्षा में आराम से पहुंच जाता है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहले से चौथे में, चौथे से पांचवें में भागेगा, दौड़ेगा, तो क्या करेगा, ये ऑक्सीकरण संख्या को चेंज करेगा, जिस वजह से जो आपकी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दिखाई दी जाती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। क्लियर हो गया? ये दोनों ही में से, इस पूरा स्लाइड में से अगर सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो चौथा क्वेश्चन आपको जरूर तैयार कर लेना है और पांचवा भी देख के जाना है। ऐसा नहीं कि हम जो कह रहे हैं बस वही तैयार करो, सारे तैयार करने हैं, 6 आपको तैयार करने हैं। जैसे ही हम लेक्चर खत्म करेंगे 6 के 6 क्वेश्चन आप तुरंत रिवाइज करेंगे। ठीक है, नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हो तो लास्ट टाइम पछताओगे। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक क्वेश्चन हमें और बताना है, वो भी आपको बता देते हैं। क्लियर हो गया? तो आखिरी क्वेश्चन आपका क्या है कि संक्रमण तत्व उपसंयोजन यौगिक बनाते हैं। क्या कारण है कि संक्रमण जो तत्व होते हैं वो उपसंयोजन यौगिक बनाते हैं। कभी कभी आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जाता है, इवन 2026 के ही पेपर में पूछा गया था कि जो संक्रमण तत्व होते हैं यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट तत्व हैं, ये संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं। एक बात याद रखिएगा, संक्रमण यौगिक को ही या सॉरी उपसंयोजन यौगिक को ही संकुल यौगिक भी कहा जाता है। ठीक है, संकुल यौगिक भी कहा जाता है। क्लियर? तो कहीं भी अगर उपसंयोजन यौगिक लिखा हुआ दिख जाएगा तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, संकुल यौगिक कहा जा रहा है। यानी कि संकुल यौगिक होता क्या है, तो कहीं भी आपने एग्जांपल दिखा होगा K3 यहाँ पे हो जाता है FeCN6। तो इस प्रकार के जो एग्जांपल्स दिखते हैं ये सभी उपसंयोजन यौगिक को यानी कि संकुल यौगिक को बताते हैं। क्लियर? क्वेश्चन क्या है, संक्रमण तत्व उपसंयोजन यौगिक बनाते हैं। क्या कारण है कि जो संक्रमण तत्व है वो उपसंयोजन यौगिक बनाते हैं यानी कि संकुल यौगिक बनाते हैं। रीजन बताइए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसीलिए हमने पहले से ही स्टार मार्क कर दिया है। ये क्वेश्चन भी आपको जरूर तैयार कर लेना है, हर साल 1 नंबर में पूछा जाएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि संक्रमण तत्व उपसंयोजन यौगिक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके बाह्यतम कोश यानी कि N-1 की बात हो रही है। ठीक है, इनके बाह्यतम कोश यानी N-1 में खाली कक्षक उपस्थित होते हैं। एकदम खाली कक्षक होगा जिसमें एक को इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो खाली कक्षक उपस्थित होते हैं। इनके अतिरिक्त इन धातुओं के आकार छोटे तथा इन पर उच्च आवेश होते हैं। यानी कि देखो, पहली बात तो यह है कि जो डी ब्लॉक का पहला या सबसे बाह्यतम कोश होता है ये तो एकदम खाली पाया जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि छोटे इनके जो कक्षक होंगे, पहली तो खाली पाई जा रही है और अगर खाली पाया भी जा रहा है तो इनका आकार जो है वो बहुत छोटा होता है तथा इन पर उच्च आवेश होते हैं। आकार इन कक्षकों का बहुत छोटा होगा। जो सबसे बाहर डी ब्लॉक के कक्षक होते हैं वो खाली होते हैं, उनका आकार बहुत छोटा होता है और साथ ही साथ इन पे आवेश जो होती है वो आवेश बहुत हाई होता है यानी उच्च आवेश होता है। और खाली कक्षकों की उपस्थिति के कारण ही इनमें लिगेंड द्वारा
त्यागे गए इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। लिगेंड क्या होता है पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिख रखा है, इस एग्जांपल में ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होगा, चाहे CN हो चाहे CU हो, ये सभी क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। क्लियर। आगे आप पढ़ेंगे जब उपसंयोजन यौगिक वाला चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 5, तो वहां पे हम डिटेल में आपको बताएंगे कि जो ये लिगेंड के बाद संख्या है इसको उपसंयोजन संख्या कहते हैं। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। ये जो होगा इसको केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे। और पीछे जो भी नंबर या संख्या लिखी होती है इसको उपसंयोजन संख्या कहते हैं। ये सब डिटेल में चैप्टर नंबर 5 में हम देखने वाले हैं। क्लियर। तो ये चीजें क्लियर हुई। जो खाली कक्षक पाया जाएगा उनमें उपस्थिति के कारण, खाली कक्षक प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, जो लिगेंड होगा यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखे होंगे वो क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को जल्दी से ग्रहण कर लेंगे। जो इलेक्ट्रॉन युग्म को यानी कि केवल 2 इलेक्ट्रॉन को, एक पूरे पेयर को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। यही कारण होता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो संकुल यौगिक यानी कि उपसंयोजन यौगिक बनाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हमने आपके 6 इंपॉर्टेंट कारण वाले क्वेश्चन देख लिए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट से यानी कि संक्रमण धातु से हर बार पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और पीछे अगर बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत साउंड डीजे वगैरह का सुनाई दे रहा है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि शादी विवाह का मौसम हमारे यहाँ इस समय चल रहा है तो हम मना नहीं कर सकते हैं किसी को भी, आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। तो आई होप आपका ये जो वीडियो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियोस आसान लैंग्वेज में आपके पास जाती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दें शेयर ताकि और वीडियो जुड़ जाए। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम ID भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है। कल के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं F ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं यानी कि अंतः संक्रमण तत्व क्या होता है। क्लियर। अब अंतः संक्रमण तत्व इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये डी के बाद आ रहे हैं और ये भी संक्रमण ही तत्वों में आते हैं, लेकिन ये आंतरिक संक्रमण तत्वों में आते हैं। क्लियर। तो कल हम डिस्कस करेंगे क्या F ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं या इनको अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। क्लियर हो गया। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।